जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कड़ी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रत्येक वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करता है। सबसे पहले बात करते हैं उस व्यवस्था की जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। मेरा मतलब है स्थायी बंदोबस्त से, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। हाँ, 1793 का साल था जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जमींदारी व्यवस्था। और ये नाम इसके काम को बहुत अच्छे से दर्शाता है। अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार को देखें तो ये मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी इलाके और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। मतलब कुल मिलाकर ये ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा था। जी, 19%। ये हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत उपजाऊ और महत्वपूर्ण था। अब अगर इसकी कार्यप्रणाली पर गौर करें तो अंग्रेजों ने यहाँ जमीन का असली मालिक जमींदार को बना दिया। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। जमीन का मालिक जमींदार बन गया तो फिर उन किसानों का क्या हुआ जो पीढ़ियों से वहां खेती कर रहे थे? वो सिर्फ किराएदार बनकर रह गए। रातों रात उनका अपनी ही जमीन से मालिकाना हक छिन गया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था, पर इसे स्थायी बंदोबस्त क्यों कहा गया? इसमें ऐसा क्या था जो फिक्स या स्थायी कर दिया गया था? कंपनी ने अपनी राजस्व की राशि स्थायी कर दी थी। उन्होंने तय कर दिया कि जमींदार उन्हें एक निश्चित रकम देगा। पैदावार चाहे कितनी भी बढ़े, कंपनी अपना हिस्सा नहीं बढ़ा सकती थी। अच्छा, तो कंपनी ने अपनी इनकम सुरक्षित कर ली, लेकिन अगर पैदावार बढ़ती है तो फायदा तो जमींदार का होना चाहिए। इसमें परेशानी की क्या बात थी? परेशानी इसके गणित में छिपी थी। कंपनी ने जो हिस्सा अपने लिए तय किया वो बहुत ही ज्यादा था। वसूले गए कुल लगान का 10/11 भाग कंपनी को जाता था। बाप रे, 10/11 भाग सीधे कंपनी के पास? जी हाँ, और जमींदार के पास बचता था सिर्फ 1/11 भाग। इसे अगर हम साधारण अंकों में समझें तो अगर 11 रुपए वसूले गए हैं तो 10 रुपए कंपनी के और सिर्फ 1 रुपया जमींदार का। बिल्कुल। और इस दबाव को और खतरनाक बनाने के लिए एक कानून लाया गया, सूर्यास्त कानून, जिसे सनसेट लॉ भी कहते हैं। मैंने नोट्स में पढ़ा है इसके बारे में। ये कानून बहुत सख्त था। यदि कोई जमींदार तय तारीख को सूरज डूबने तक अपना लगान जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। मतलब सूरज ढला और जमींदारी खत्म। ये तो जमींदारों पर एक भयानक मानसिक दबाव रहा होगा। बहुत बड़ा दबाव। और जमींदार ये दबाव किस पर निकालेगा? जाहिर सी बात है, उसी किसान पर जो अब सिर्फ एक किराएदार था। तो अपनी जमींदारी बचाने और अपना वो छोटा सा मुनाफे का हिस्सा निकालने के लिए जमींदारों ने किसानों का भारी शोषण किया। यही इसका सबसे क्रूर परिणाम था। मुनाफे की लालच और सूर्यास्त कानून के डर ने किसानों पर अत्याचार की सारी हदें पार करवा दी। ये तो हुई बंगाल और उसके आसपास की बात। अब इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजों ने अगला प्रयोग क्या किया, जो कि था रैयतवाड़ी व्यवस्था। हाँ, ये बात है 1820 की। इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। यहाँ एक शब्द आता है रैयत, जिसका अर्थ ही है किसान। जी, रैयत यानी किसान। ये व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास, बम्बई और असम के क्षेत्रों में लागू की गई थी। और ये कोई छोटा इलाका नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े हिस्से पर लागू थी, पूरे 51% हिस्से पर। अब अगर हम पिछले सिस्टम से इसकी तुलना करें तो इसमें एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव था। जमींदारों को हटा दिया गया। एकदम सही। सरकार और किसानों के बीच अब कोई जमींदार या बिचौलिया नहीं था। प्रशासन ने सीधे किसानों से लगान वसूलने का फैसला किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसान को जमीन का मालिकाना हक मिल गया, लेकिन शर्त वही थी कि जब तक वो लगान देता रहेगा तब तक ही वो मालिक है। सुनने में शायद लगे कि बिचौलिया हट गया तो किसान को राहत मिली होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि यहाँ कर की जो दरें थीं वो स्थायी नहीं थीं। जी, हर 20 या 30 साल में कर का संशोधन होता था। मतलब सरकार जब चाहे टैक्स बढ़ा सकती थी। और जो दरें इन स्रोतों में दी गई हैं वो तो किसी को भी डरा दें। उपज का 33% से लेकर 55% तक। सोचिए, अगर किसी किसान की आधी से ज्यादा फसल सीधा सरकार के पास चली जाए तो वो अपना गुजारा कैसे करेगा? और अगर सूखा पड़ गया या फसल खराब हो गई तब भी इतना ही लगान देना है। ये तो एक तरह से सीधा सीधा शोषण है। जमींदार की जगह अब सीधे प्रशासन ने ले ली थी। और इसी अत्यधिक लगान का परिणाम ये हुआ कि किसान साहूकारों के जाल में फंसने लगे। कर्ज लेने के लिए, क्योंकि लगान तो हर हाल में चुकाना ही था। हाँ, जमींदार से तो वो बच गए, लेकिन साहूकार के कर्ज ने उनकी आर्थिक स्थिति को और भी बदतर कर दिया। मतलब एक मुसीबत से निकलकर दूसरी और भी गहरी मुसीबत में गिर जाना। ये 51% हिस्से की कहानी थी। अब हम तीसरे और आखिरी मुख्य प्रयोग की तरफ चलते हैं, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रणाली का प्रस्ताव 1819 में होल्ट मैकेंजी ने दिया था और इसे 1822 में लागू किया गया। बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसमें कुछ सुधार भी किए थे। यहाँ महाल शब्द को समझना बहुत जरूरी है। महाल का मतलब होता है गांव या एक पूरी इकाई, और इसके लागू होने वाले क्षेत्र भी अलग थे। ये उत्तर प्रदेश, जिसे तब उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे,
पंजाब और मध्य भारत में लागू की गई थी, जो कि ब्रिटिश भारत का लगभग 30% हिस्सा था। अब यहाँ अंग्रेजों में कर निर्धारण का एक बिल्कुल नया तरीका निकाला। उन्होंने ना तो किसी जमींदार को पकड़ा और ना ही सीधे किसी एक किसान को, बल्कि उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत अपना लिया। राजस्व का समझौता पूरे गांव से सामूहिक रूप से किया जाने लगा। पूरे गांव से एक साथ टैक्स वसूलना। लेकिन ये काम करेगा कौन? इसके लिए तो किसी को आगे आना होगा। और यहीं से लंबरदार यानी गांव के मुखिया की भूमिका अहम हो जाती है। मुखिया को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो पूरे गांव से लगान इकट्ठा करे और कंपनी को सौंपे। एक तरह से मुखिया को कंपनी ने अपना एजेंट बना लिया। लेकिन जो टैक्स की दर यहाँ तय की गई वो तो पिछली दोनों व्यवस्थाओं से भी ज्यादा भयानक थी। शुरुआती दौर में तो राजस्व की दर उपज का 80% तय कर दी गई थी। 80%? ये तो वाकई अकल्पनीय है। किसान के पास सिर्फ 20% बचेगा, उसमें वो खाएगा क्या और अगली फसल के लिए बीज कहां से लाएगा? ये एक बहुत ही भयानक आंकड़ा है। हालांकि बाद में प्रशासन को लगा होगा कि ये दर कुछ ज्यादा ही अव्यवहारिक है, तो उन्होंने इसे कम करके 50 से 66% के बीच कर दिया। लेकिन 50 से 66% भी कोई कम नहीं होता। ये भी किसानों को कर्ज और गरीबी में धकेलने के लिए काफी था। और इस सामूहिक जिम्मेदारी वाले सिस्टम का एक और नुकसान हुआ। गांव के मुखिया के पास जब इतनी ताकत आ गई तो उसका असर गांव के सामाजिक ढांचे पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल, लंबरदार बहुत शक्तिशाली हो गए और समय के साथ भ्रष्ट भी। मतलब छोटे किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पहले जमींदार उनका शोषण कर रहा था और अब वही काम उनके ही गांव का मुखिया करने लगा। जी, छोटे किसानों का शोषण पहले की तरह ही जारी रहा। ताकत का एक नया केंद्र बन गया जिसने कमजोर को और कमजोर कर दिया। अगर हम इन तीनों व्यवस्थाओं का निष्पक्ष होकर एक सारांश निकालें तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। वो ये कि नाम और तरीके भले ही बदले हों, लेकिन लक्ष्य एक ही था। एकदम सही। चाहे 1793 का स्थायी बंदोबस्त हो, 1820 की रैयतवाड़ी व्यवस्था हो या फिर 1822 की महालवाड़ी व्यवस्था। कभी बिचौलिया जमींदार था, कभी प्रशासन सीधा टैक्स ले रहा था, तो कभी गांव का मुखिया लंबरदार वसूली कर रहा था। लेकिन इन सब के पीछे ब्रिटिश कंपनी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक धन कमाना था। और इस पूरी प्रक्रिया में हर व्यवस्था में नुकसान अंततः किसान का ही हुआ। किसान की जमीन और उसकी मेहनत सिर्फ कंपनी का खजाना भरने का साधन मात्र बनकर रह गई थी।